प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का इतिहास का पहला अध्याय है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है और इस सभ्यता के लिए हम यहाँ 3 शब्द पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, दूसरा पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा है सरस्वती सिंधु सभ्यता। तो देखिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पाई मोहर, जो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी है, जो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है, जो एक काफ़ी नरम प्रकार का पत्थर होता है सेलखड़ी, उससे बनाई गई है। इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो इस सभ्यता की लिपि है हड़प्पा की लिपि, उसे आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। हालांकि बीच बीच में दावा किया गया पढ़ने का, लेकिन पूर्ण रूप से उसको संतोषजनक स्थिति में हम नहीं हैं कि जहां हम ये कह सकें कि इस लिपि को पढ़ लिया गया है। फिर भी हमें उस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में, उनके द्वारा पीछे जो छोड़ी गई पूरा वस्तुएँ हैं, जैसे उनके आवास हैं, जो अवशेष मिलते हैं आवासों के, मृद भांड, आभूषण, औजार और मोहरें। दूसरे शब्दों में हम इनको बोल सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य है जो हमें खुदाई से मिलते हैं, उनके माध्यम से जानकारी मिलती है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता, ये कांस्य युगीन सभ्यता है और जो अर्ध ऐतिहासिक युग में आती है, जिसके हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन हम उनका निश्चित अर्थ, उसकी व्याख्या अभी तक नहीं कर पाए हैं। अब हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके विषय में हम क्या और कैसे जानते हैं। हम यह खोज करेंगे, यह अन्वेषण करेंगे कि जो पूरा तात्विक साक्ष्य है उनकी व्याख्या कैसे की जाती है। कोई भी चीज़ जो हमें खुदाई में मिल गई, अब उसके बाद जो दूसरा काम होता है वो होता है उसकी व्याख्या करना। तो उसकी व्याख्या कैसे की जाती है, किन संदर्भ में की जाती है, और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है समय के साथ। जब कभी खोज या जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो उसमें बदलाव भी आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है कि वो सदैव हमेशा ही हमारे से परे रहे, हमारी वहाँ तक पहुँच ना बन पाई। यह आप एक हड़प्पाई मोहर देख सकते हैं जो इसकी सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पाई मोहर। अब यहाँ कुछ आपके लिए शब्द दिए हुए हैं, पारिभाषिक शब्द। भाई उस शब्द का पारिभाषिक तौर पे हम उसको क्या कहेंगे, उसका क्या अर्थ मानते हैं हम। स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अभी हमने एक तीसरा नाम भी बताया था, सरस्वती सिंधु सभ्यता। जो पुरातत्वविद होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो खुदाई करते हैं, वो संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, एक विशेष प्रकार के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। ये चीज़ें हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में होगी मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो बाट है हड़प्पा सभ्यता के चट नामक पत्थर से बनाए गए थे बाट, जो वहाँ के थे। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है। यदि मोटे तौर पे ले आज़ादी से पहले का भारत और अफगानिस्तान, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर, जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, उसके नाम पे किया गया है। क्योंकि पूरा तत्व विज्ञान में एक परंपरा होती है कि कोई भी नई सभ्यता या नई संस्कृति, उसका नामकरण उसके सबसे पहले खोजे गए पूरा स्थल के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। इसका जो काल निर्धारण है यह लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी अनेक संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले संस्कृतियां अस्तित्व में नहीं थी, नहीं, पहले भी थी और इस सभ्यता के पतन के बाद भी संस्कृतियां वहां पर अस्तित्व में रही है, जिन्हें नाम दिया गया है इस सभ्यता से थोड़ा सा अलग करने के लिए। ये नाम दिया गया है आरंभिक, जो पहले वाली है, जो पूर्ववर्ती शब्द बोल सकते हैं इसके लिए, और बाद वाली के लिए
प्रवर्ती हड़प्पा। और अब जो इस सभ्यता के लिए कई बार विकसित हड़प्पा संस्कृति भी से बोल दिया जाता है, इन दोनों संस्कृतियों से अलग करने के लिए। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये है मन के बाट तथा फलक जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आपको ये मन के दिखाई दे रहे हैं, ये चर्ट नामक पत्थर के बाट है और ये फलक है ब्लेड। अब पेज नंबर 2 पे हम देखते हैं कि अंग्रेजी में जो बीसी शब्द है, बीसी बिफोर क्राइस्ट, हम लिखते हैं इतिहास में पढ़ते हैं बीसी और एडी, तो उनके संदर्भ में देख लेते हैं। अंग्रेजी में बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, या हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट है या ईसा से पूर्व है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी शब्द भी लिखा देखते हैं, या हिंदी में जिसको ईस्वी बोलते हैं। यह एनो डोमिनी, जो एडी की फुल फॉर्म बनती है वो बनती है एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है और इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सीई मतलब कॉमन एरा, ECE कॉमन एरा मीन्स सामान्य युग, तथा बीसी की जगह BCE बिफोर कॉमन एरा, एरा का मतलब ERA बिफोर कॉमन एरा, एरा होता है युग का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BC का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया। इस युग के लिए जो वर्तमान में चला हुआ इसे कॉमन एरा बोलते हैं। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट मीन्स वर्तमान से पहले। इस पुस्तक में हमने जो BC के लिए जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ईसा पूर्व, और CE के लिए ईस्वी, और BP के लिए वर्तमान से पहले। इन शब्दों का प्रयोग हम पढ़ेंगे, वही नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, BC, AD और वर्तमान से पहले फॉर BP। यहाँ पर ही आप पूरा स्थल देख सकते हैं इस सभ्यता से जुड़े हुए। ये नदियाँ हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है और सतलुज है। इस सिंध में मिल रही है, जो सिंध नदी आ रही है। और यहाँ पूरा स्थल दिए हुए हैं। ये मांडा दिया हुआ है जो भारत के जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तरी पूरा स्थल है ये। यदि हम मांडा की बात करें तो सबसे उत्तरी पूरा स्थल है मांडा। और इधर ये राखी गड्डी है जो हरियाणा के हिसार ज़िले में है। मिताथल है जो भिवानी ज़िले में है। बनावली है फतेहाबाद ज़िले में, फतेहाबाद शहर से 14 किलोमीटर दूर है बनावली। कालीबंगन है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। और इधर ये नदियाँ दी हुई है, गंगा यमुना चंबल दी हुई है, साबरमती दी हुई है, माही दी हुई है। और यहाँ पर कुछ पूरा स्थल और हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें एक तो आप ये देख सकते हैं धोलावीरा, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नागेश्वर, ये आप ध्यान रखेंगे, नागेश्वर और एक बालाकोट, ये दोनों बस्तियाँ पूर्ण रूप से शंख से जो चीज़ें बनाई जाती है उनको समर्पित थी। बालाकोट पाकिस्तान में हो गया और नागेश्वर गुजरात में हो गया। ये रंगपुर है और इधर लोथल है, लोथल जहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। लोथल से हमें साक्ष्य मिला है बंदरगाह का, लोथल से। ये पाकिस्तान के पूरा स्थल है। चनुदड़ो है, कोट दीजी है, और जो सबसे पहले खोजे गए पूरा स्थल है उनमें आप देख सकते हैं हड़प्पा, जो रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है हड़प्पा, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। और ये कुछ और पूरा स्थल दिए हुए हैं, जब आप इसको मैप के माध्यम से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ साइड में दिया हुआ है कि आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ ये दे रखी सिंध और चोलिस्तान की। चोलिस्तान है जो पाकिस्तान में है और थार रेगिस्तान से लगता हुआ इलाका पाकिस्तान का ही, इसमें आंकड़े दे रखे हैं। अब हम शुरू करते हैं यहाँ आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि विकसित इस हड़प्पा संस्कृति को पहले वाली और बाद वाली संस्कृतियों से अलग करने के लिए इसको हमने नाम दे रखा है विकसित हड़प्पा। पहले वाली को पूर्ववर्ती और बाद वाली को परवर्ती बोला गया। से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली, मृद भांड होते मिट्टी के बर्तन, एक बनाने का विशेष एक प्रकार होता, टाइप होता है, मृद भांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। इनमें बड़े आकार की जो संरचनाएं लगभग न्याय के बराबर थी।
क्योंकि ये तो वही बात है, ये संस्कृतियाँ ऐसी है जिसमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी सक्षम मिलते हैं, जो पहले की संस्कृतियाँ हैं। इतनी विकसित संस्कृतियाँ नहीं हैं जिनके के अंदर बड़े बड़ी संरचनाएं मिले या बड़े बड़े शहर मिले। इनमें तो छोटे आकार के कुछ सतलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से और कुछ अन्य सतलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो आरंभिक हड़प्पा है और हड़प्पा सभ्यता, जिसको हमने विकसित सभ्यता बोला है, विकसित हड़प्पा बोला है, उसके बीच ब्रेक है, क्रम भंग है, वो कंटिन्यूटी नहीं है, क्रम भंग था। अब कहता है निर्वाह के तरीके। भाई इस सभ्यता में निर्वाह के क्या तरीके थे? आपने मानचित्र 1 और 2 में देखा होगा कि विकसित जो हड़प्पा संस्कृति है वो कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल थे समान थे, पहले वाले से मिलते जुलते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दाने, क्योंकि आप देखते हैं कि ये बताते हैं पुरातत्वविद कि हमें ये फसल का साक्ष्य मिला, ये अनाज का साक्ष्य मिला। ये कब मिल पाता है? जब अनाज का दाना जल जाता है तो वो कार्बन में बदल जाता है और वो लाखों सालों के लिए सुरक्षित हो जाता है, जो अधजला दाना होता है। और बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। और इनका जो अध्ययन करते हैं प्राचीन जो वनस्पति है उसको बोलते हैं पूरा वनस्पतिज्ञ। पूरा होता है प्राचीन और वनस्पतिज्ञ जो वनस्पति का अध्ययन करता है उसको बोलते हैं पूरा वनस्पतिज्ञ। जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। हड़प्पा सतलों से मिले अनाज के दानों में हमें क्या क्या मिले? अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से अनाज के दाने मिले हैं। गेहूं मिला है, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल है। जो बाजरे के दाने हैं, बाजरे के दाने वो गुजरात के सतलों से प्राप्त हुए थे। और चावल के जो दाने हैं वो अपेक्षाकृत काफ़ी कम पाए गए, बहुत ही कम पाए गए हैं। हड़प्पा सतलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इनकी हड्डियां शामिल हैं। अब जैसे वनस्पति का अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, इसी प्रकार पुराने जो प्राणी हैं उनका अध्ययन करते हैं पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियां जैसे वरहा, सूअर जिसको बोलते हैं, हिरण तथा घड़ियाल। घड़ियाल एक मगरमच्छ की तरह का जीव होता है, घड़ियाल जो पानी में मिलता है, लेकिन उसका मुंह और जो मगरमच्छ का मुंह होता है उसमें अंतर होता है। मगरमच्छ का मुंह आगे से चौड़ा होता है, लेकिन जो घड़ियाल है, घड़ियाल का मुंह आगे से लंबा होता है। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा कोई ऐसा आखेटक समुदाय, आखेटक होता शिकारी समुदाय, से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। यहाँ ये संस्कृतियों के डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं आप। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र रेखांकित किए गए हैं यहाँ मानचित्र में, तो ये सारा आप देख सकते हैं इधर ऐसे। अब कहता है जब बीज मिले हैं, फसलें बोने का मिला है, तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो रही होगी। तो कैसी कृषि प्रौद्योगिकी थी हड़प्पा संस्कृति की, वो हम पढ़ेंगे। हड़प्पा संस्कृति की जो कृषि प्रौद्योगिकी वो कैसी थी? हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत तो मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? जैसे वर्तमान से पहले अपने यहाँ भी यही होता था। लोक कला हम सत्र पे हम देखते हैं कि बीज को छांट दिया जाता था, खेत में बिखेर दिया जाता था, उग जाता था। मोहरों पर किए गए रेखांकन और मृण मूर्तियाँ होती मिट्टी की मूर्तियाँ, यह इंगित करती है, संकेत करती है कि वृषभ, बैल के विषय में जानकारी थी। और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान जो पाकिस्तान के है, कई सतलों और बनावली जो हरियाणा में है, फतेहाबाद जिले में है, से मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा सत्रों से संबंधित है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान है। मतलब एक साथ दो फसलें उगाई गई थी कालीबंगा में। तो एक प्रश्न तो यह होगा कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और दूसरा, एक साथ दो फसलें बोने का साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिला है। आज भी है ना, कई बार खेतों के अंदर गांव में जो लोग खेती करते हैं वो लोग खेतों के अंदर गेहूं के साथ साथ सरसों बो देते हैं बीच बीच में।
लेकिन जब हम कालीबंगा की बात करते हैं तो वहाँ खेती की जाती थी चने की और सरसों की, चने की और सरसों की, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। इनको सह फसलें बोलते हैं, एक साथ दो दो या और कई फसलें उगाना, इसको बोलते हैं सह फसलें। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बैठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, जैसे दराती होती है, दराती उस टाइप का बता रहा है। ये बता रहा है कि लकड़ी के हत्थों में लकड़ी का एक सांचा ले लिया, उसको अंदर से थोड़ा खोखला कर दिया और उसके अंदर पत्थर के ब्लेड डाल दिए, फलक डाल दिए पत्थर के, उसका प्रयोग करते थे, या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। अधिकांश जो हड़प्पा स्थल है ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, मतलब जहाँ सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ के लिए बारिश के भरोसे खेती नहीं हो सकती, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में शोरतुगई, ये ध्यान रखेंगे आप, अफगानिस्तान में शोरतुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। यदि आपसे पूछ लें हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं, तो ये मिले हैं शोरतुगई से, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पंजाब और सिंध में नहीं थी, हो सकता हो, लेकिन ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई हो, मिट्टी से भर गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त जो धोलावीरा है गुजरात में, वहाँ से मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। जलाशयों के साक्ष्य मिले हमें धोलावीरा से। ये आप धातु के औजार देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये धोलावीरा से मिला जलाशय है। इसके राजगिरी कार्य, मतलब इसका जो चिनाई की गई उसके कार्य को आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब कहता है पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र, उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने, पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाया जाता था। यह एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। क्या दिया जा रहा है कि अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर कंक्रीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं और निश्चित रूप से इन्हें जमीन अथवा मिट्टी में जमा करके रखा जाता था, ताकि जो ऊपर वाला पत्थर है उसको प्रयोग करते समय नीचे से ना हिले, इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा पत्थर, एक छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियां अथवा मसालों को कूटने के लिए किया जाता है। राजस्थान में आज भी इसका प्रयोग किया जाता है, सीलबट्टा बोलते हैं इसको ये लोग। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर या जो सील पत्थर मैंने अभी बताया है नाम दिया गया है। हमारे बावर्ची तो खाना पकाने वाले नहीं, यही एक पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। और ये सारी जानकारी जो हमने पढ़ी है ये अर्नेस्ट मैके की है। फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 से ये जानकारी ली गई है। अब पॉइंट 3 को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।